हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर को पढ़ा है और उसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने 10th चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को यानी कि उसकी समरी को पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 11th चैप्टर जिसका नाम है नाप जोख की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें मेज़रमेंट के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है हम आज के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर 11 जिसका नाम है नाप जोख की कहानी। चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें मेज़रमेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले हम पाठ परिचय को जानेंगे, फिर इसके जीवन मूल्य को जानेंगे और चैप्टर के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो पाठ परिचय को जानते हैं कि शुरुआती नाप तोल के कौन कौन से तरीके थे। इस मतलब पाठ में बताया गया है उनमें क्या क्या बदलाव आते गए। वर्तमान में हमारे देश में नाप जोख की कौन सी प्रणाली है, हमारे देश मतलब इंडिया में। दुनिया के अन्य देश कौन सी प्रणाली मानते रहे हैं। इनमें आपसी रिश्ता क्या है, मीन्स आप इनमें मतलब यानी कि माप जोख की जो प्रणालियां हैं उनमें आपसी रिश्ता क्या है, आदि विषयों पर प्रस्तुत पाठ में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इस पाठ का जीवन मूल्य है उद्योग धंधे में बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उसे खपाने हेतु एक जैसी मानक प्रणाली हो जिसका वैज्ञानिक आधार हो तो जीवन सरल हो जाएगा। मतलब इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है कि जो नाप जो की प्रणाली है ना वो मानक हो, मतलब पूरे विश्व में एक ही नाप जोख की प्रणाली हो। तो जो यातायात की बातें होती हैं, मीन्स आयात निर्यात वाली जो बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें ना सरल हो जाएंगी। ठीक है, तो लोगों को एक दूसरे पे संदेह भी नहीं रहेगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पुराने ज़माने से ही इंसान को अलग अलग चीज़ों की नाप जोख करने की ज़रूरत पड़ती रही है। पड़ोसी को कितना अनाज दिया, उससे कोई दूसरी चीज़ कितनी मात्रा में ली, वयस्क व्यक्ति के कपड़े के लिए कितनी लंबी और कितनी चौड़ी खाल की ज़रूरत होगी और बच्चे के लिए कितनी, ऐसी तमाम चीज़ें हुआ करती होंगी। मतलब लेखक अनुमान लगा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो पुराने ज़माने का है तो उसको सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन एक अनुमान के आधार पर वह कह रहा है कि पुराने ज़माने में जो भी नाप जोख की ज़रूरत पड़ी वो इसीलिए पड़ी होगी कि मतलब जो हमारे पड़ोसी थे, जो नेबर थे, उनसे हमने क्या चीज़ें कितनी ली और उनको कितना दिया। और वयस्क मतलब जो एल्डर्स होते हैं उनके कपड़े के लिए कितना कपड़ा लगेगा, कितना लंबा और कितना चौड़ा, और बच्चों के कपड़े के लिए कितना लंबा और चौड़ा कपड़ा लगेगा। मतलब ये सारी चीज़ों के लिए वो सोच रहा है, मतलब लेखक इमेजिन के बेस पे बता रहा है कि ऐसा होता रहा होगा, इसी वजह से नाप तोल की ज़रूरत पड़ी। आज हमारे पास नाप जोख के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली है। हम छोटी से छोटी चीज़ों का वजन पता कर सकते हैं, छोटे से छोटे समय को नाप सकते हैं, छोटी से छोटी लंबाई या दूरी के लिए पैमाने उपलब्ध हैं। आज हर देश के नाप जोख की अपनी प्रणालियां हैं, बल्कि कई कई देशों के नाप जोख करने के तरीके और साधनों में एक रूपता है। पहले अलग अलग हिस्सों में नाप जोख के तरीके अलग अलग थे। मतलब आज के एंशिएंट टाइम में, मतलब जिस टाइम में लेखक लिख रहा है या फिर अभी जिस प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैं, उस टाइम से पहले का जो टाइम था उसमें नाप जोख की प्रणालियाँ जो थी वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग थी। लेकिन अभी क्या है, टाइम चेंज हो चुका है, तो कई सारी कंट्रीज़ की जो मापन प्रणाली है वो सिमिलर हैं, तो इस वजह से जो चीज़ें हैं वो आसान हो गई हैं। ठीक है, इन शुरुआती तरीकों के आधार पर ही हमारी आज की व्यवस्थित नाप जोख प्रणाली पनप पाई है। मतलब जो स्टार्टिंग में हमारे नाप जोख की ज़रूरत पड़ी, उसी की वजह से आज जो हमारी नाप जोख की प्रणाली है, मतलब जो मापन प्रणाली है, जो मानक मापन प्रणाली है, वो विकसित हो पाई है। ठीक है, पनपने का मतलब कि विकसित हो पाई है। लगभग 50 वर्ष तक हमारे देश में लंबा नापने के लिए केवल इंच और फुट का उपयोग किया जाता था। यह अंग्रेजी शासन की देन थी, यानी कि जो नाप तोल की प्रणाली थी ना, वो इंडिया में अंग्रेजों की देन थी। इंग्लैंड में अभी भी इंच और फुट का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वहाँ पर अभी भी इंच और फुट का प्रयोग ही किया जाता है। सन 1956 यानी कि 1956 में भारत ने मीट्रिक प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली के लागू होने से इंच की जगह सेंटीमीटर तथा फुट की जगह मीटर नाप के मानक
हो गए। यूँ तो अभी भी हम सब फुट और इंच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इमारती लकड़ी का व्यापार पूरी तरह इंच और फुट के आधार पर ही होता है। मतलब इंच और फुट जो हैं वो अभी भी बहुत सारी जगहों पर बड़ी-बड़ी इमारतों के नापने या बड़ी-बड़ी लकड़ियों को नापने के लिए इंच और फुट का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो छोटी मापन प्रणाली है, उन चीज़ों को अब इंच और फुट से छोटी-छोटी चीज़ों को तो नापा नहीं जा सकता था, इसलिए हमारे देश ने उसमें कुछ संशोधन किया, मीट्रिक प्रणाली अपनाई और कपड़ों वगैरह को सेंटीमीटर और मीटर आदि में नापने लगे। ठीक है। कहते हैं फुट और इंच की शुरुआत आज से लगभग 2 से 2,500 वर्ष पहले हुई। 1 फुट या पैर की लंबाई को अंगूठे की 12 चौड़ाइयों के बराबर माना जाता था। अंगूठे की एक चौड़ाई को रोमन भाषा में अंसिया यानी 12वां भाग कहा जाता था। यह अंसिया ही बाद में इंच बन गया। हमारे देश में अभी भी कहीं-कहीं हाथ को लंबाई हाथ को नहीं रहेगा यहाँ पे, हाथ की लंबाई को नापने के लिए हाथ को लंबाई नापने की इकाई माना जाता है। अभी भी गाँव में बड़े बूढ़े इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे ना पहले आप कपड़ा लेते रहे होंगे या फिर पुराने ज़माने के लोगों से यानी कि दादा बाबा लोगों से सुना होगा कि 1 हाथ कपड़ा दे दो, 2 हाथ कपड़ा दे दो। तो अभी भी कुछ जगहों पर या फिर हमारे पुराने ज़माने के जो हमारे दादा बाबा हैं वो लोग किसी चीज़ को नापने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कुएं की गहराई हो या धोती की लंबाई, उसका अनुमान हाथ की इकाई से ही लगाया जाता है। इसमें गड़बड़ी और लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। ज़रा सोचना कैसे? कैसे? आप सोच के बताइएगा मुझे। थोड़ी देर के बाद मैं भी आपको बता दूंगी, तब तक आप सोचिए। ठीक है। प्राचीन इंग्लैंड में पुरुषों के कमरपट्टे की लंबाई को यार्ड यानी गज कहा जाता था। मीन्स प्राचीन टाइम में यानी कि एंशियंट टाइम में जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या होता था कि कमर पट्टे की लंबाई को यार्ड यानी गज कहा जाता था। यानी कमर में जो पट्टा बांधा जाता था उसकी लंबाई को गज कहा जाता था, जिसको यार्ड भी कहते हैं। इससे भी कई मुश्किलें खड़ी हो जाती थीं। आखिर सबकी कमर एक नाप की तो नहीं होती। इस समस्या का हल इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने 12वीं शताब्दी के बड़े मज़ेदार ढंग से निकाला। उसने यह आदेश जारी किया कि उसकी नाक के सिरे से उसके दाहिने हाथ के अंगूठे के सिरे तक की लंबाई को 1 गज माना जाए। इस लंबाई के बराबर की एक छड़ को मानक गज बना दिया गया। ठीक है। यानी कि जो मापन इकाई है धीरे धीरे करके एक एक करके विकसित हो गई। ठीक है। आगे है नाप जोख के लिए बीज कई तरह से उपयोगी रहे हैं। बीजों का उपयोग बांट के रूप में प्राचीन समय से होता रहा है। भारत में रत्ती के बीजों का उपयोग सोना तौलने के लिए 50-60 वर्ष पहले तक किया जाता रहा। ज़मीन की नाप के लिए बीजों का उपयोग किया जाता था। यह कहा जाता था कि फला खेत इतने मानी भार की इकाई का है। इसका मतलब यह होता था कि इस खेत में इतने मानी बीज बोया जा सकता है। प्राचीन बेबीलोन आजकल के इराक का एक भाग, मतलब प्राचीन बेबीलोन जो है वो इराक का एक भाग है, में खेत की नाप उसमें बोए जा सकने वाली बीजों की संख्या से की जाती थी। यानी कि जो बेबीलोन का हिस्सा था, आज जो मतलब इराक का हिस्सा है, उसमें पहले क्या किया जाता था कि जो बीज होते थे ना, खेत जो होते थे उसमें कितने बीज बोए गए उसके हिसाब से उसकी माप की जाती थी। एक बीज के वजन को भार की इकाई माना जाता था। उसे एक ग्रेन यानी दाना कहा जाता था। 7,000 ग्रेन को 1 पाउंड का उपयोग भार की इकाई के रूप में किया जाता है। ऐसे ही कैरेट शब्द जो आज भी हीरे व सोने के लिए एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है, असल में कैरब नाम के एक बीज से बना है। कैरेट मतलब क्या होता है? आज भी आप सोना या हीरा खरीदने जाएंगे तो आप सुनते होंगे मार्केट में कि सोना 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, तो इसका दाम इतना, इसका दाम इतना। तो अभी भी जो हीरे और सोने होते हैं ना, वो कैरेट में ही नापे जाते हैं और इसका वज़न जो होता है वो कैरेट में नापा जाता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कैरब नाम की फसल से हुई थी, कैरब नाम की बीज से हुई थी। ठीक है। जब उंगली, अंगूठा और पैर नाप की इकाई बन गए तो फिर भला मुट्ठी क्यों पीछे रहती? भारत में भी मुट्ठी का उपयोग अनाज नापने के लिए किया जाता था। मीट्रिक प्रणाली में खेत नापने की इकाई मीटर और हेक्टेयर है। इसके बावजूद भारत में खेती की ज़मीन नापने के लिए पुरानी इकाई एकड़ का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। मतलब जो
हेक्टेयर और मीट्रिक में जो हेक्टेयर और मीटर है उसके अलावा अभी भी भारत में प्राचीन इकाई जो है एकड़, इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन रोम में ज़मीन की नाप की इकाई एगर होती थी। इसका मतलब होता है खेत का एक दिन में एक जोड़ी बैल से जोता जा सकने वाला हिस्सा। इसी एगर से अंग्रेजी का एक एकड़ और हिंदी का एक एकड़ बना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है रोमन भाषा के एगर शब्द से, और एगर से इंग्लिश का ये क्या बना, एकड़ बना, और एकड़ से उसका हिंदी शब्द क्या बन गया, एकड़ बन गया। ठीक है, तो यानी कि एक दिन में खेत को एक जोड़ी बैल जितना जोत लेंगे वही उस खेत की माप हो जाती है, उसी को एकड़ कहते हैं। ठीक, आज से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व मतलब पहले मध्य पूर्व में 2 प्रकार की नाप चलती थी, एक साधारण आदमी की नाप और दूसरी शाही नाप। जाहिर है कि शाही नाप साधारण नाप से बड़ी होती थी। जब राजा को जनता से टैक्स के रूप में अनाज लेना होता तो वह शाही नाप से लेता, और जब वह जनता को कुछ देता तो साधारण नाप से देता था। इस प्रकार जनता हमेशा घाटे में ही रहती थी, क्योंकि उस टाइम कोई मानक प्रणाली तो थी नहीं, तो राजा अपनी मनमानी करता था, इसलिए जो आम जनता थी वो हमेशा घाटे में रहती थी। अभी तक हमने जिन जिन इकाइयों को देखा उनमें से अधिकांश में विवाद की गुंजाइश बनी रहती थी। यूरोप में 1740 के आसपास उद्योगों में ज़बरदस्त तेज़ी आई। इसका प्रभाव विज्ञान पर भी पड़ा। बढ़ते कारोबार और विज्ञान की वजह से एक व्यवस्थित मापन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी जो पूरे संसार में सब वैज्ञानिकों को मान्य हो। मापन की मानक प्रणाली के विकास का एक और कारण था यूरोप में बढ़ते उद्योग धंधों ने बड़ी मात्रा में उत्पादन करना शुरू किया। जाहिर है बड़े पैमाने पर हो रहे उत्पादन को अन्य देशों में खपाने का विचार आया होगा। इन बाज़ारों तक माल पहुंचाने के लिए बड़े बड़े समुद्री जहाज बनने लगे। देशों के बीच व्यापार तेज़ी से बढ़ने लगा। हर देश की अपनी अलग मापन प्रणाली थी। कुल मिलाकर यह ज़रूरी हो गया था कि एक ऐसी मापन प्रणाली अपनाई जाए जिसका आधार वैज्ञानिक हो। इसमें 2 चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखा गया। एक तो उस तरीके से नाप जोख करना सरल हो, और दूसरे वह मानक हो, यानी उसकी माप सभी के लिए बराबर हो। मतलब अभी तक जितनी भी मापन प्रणालियाँ आपने देखा, मुट्ठी देखा, हाथ देखा, पैर देखा, अंगूठा देखा, इन सब चीज़ों से बीज देखा, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूज़न होती थी और एक लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती थी। तो वैज्ञानिकों ने मिल करके एक ऐसी प्रणाली अपनाने की कोशिश की जिससे पूरे विश्व में हर चीज़ को नापा जा सके और ये जो विवाद उत्पन्न हो रहे थे उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, इस दिशा में फ्रांस ने पहल की। वहाँ 18वीं शताब्दी के अंत में एक समिति गठित की गई। इसमें उस देश के 2 महान वैज्ञानिक, मशहूर रसायन शास्त्री लावाइजिए और गणितज्ञ लैग्रेंज को शामिल किया गया। मतलब फ्रांस के 2 महान वैज्ञानिक थे, जिसमें एक रसायन शास्त्री थे और एक दूसरे गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया, मापन प्रणाली को आगे बढ़ाने में, मापन प्रणाली को मतलब मानक बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। ठीक है, इस समिति में इस बात पर सबसे पहले सहमति बनी कि नई मापन प्रणाली दार्शनिक प्रणाली पर आधारित हो ताकि गणना करने में आसानी हो। फिर समिति ने तय किया इस प्रणाली की इकाई तय करने के लिए उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा तक एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींची जाए जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से गुजरती हो। इस रेखा के 1 करोड़वें भाग को नई मापन प्रणाली की इकाई माना जाए और इसे मीटर कहा जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मीटर नामक नापने की इकाई है वह फ्रांस के मशहूर रसायन शास्त्री लावाइजिए और गणितज्ञ लैग्रेंज की देन है। ठीक है, मतलब इन्होंने ही इस मीटर नामक प्रणाली को अपनाने की बात कही थी। काल्पनिक रेखा की लंबाई 10,000 किलोमीटर तय की गई। सर्वेक्षण और गणना में 8 साल लग गए। सन 1799 यानी कि 1799 में फ्रांस में अधिकृत रूप से लंबाई
और भार नापने के लिए मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली की हर इकाई मीटर पर आधारित है, यानी कि किलोमीटर मीटर ही सब कुछ है। सब में देखिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जहाँ भी आप नापेंगे मीटर उसमें ज़रूर लगा रहेगा। यानी कि जो मीटर हमारी प्रणाली है वो कॉमन हो गई, वो हर चीज़ में मीटर, हर चीज़ को अगर हम किलोमीटर में नापेंगे तब भी उसको मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नापेंगे तब भी मीटर में नाप सकते हैं, मतलब किसी भी इकाई में नापेंगे लेकिन मीटर उसमें ज़रूर सम्मिलित होगा। ठीक है। मीट्रिक प्रणाली से जुड़ी हुई सबसे रोचक बात यह है कि 20वीं शताब्दी के छठे दशक के बाद मनुष्य को कृत्रिम उपग्रहों से पृथ्वी के बारे में आंकड़े मिलने लगे। यानी कि जब इस प्रणाली को अपनाया गया उसके बाद से मनुष्य ने उपग्रहों की दूरी नापने में भी आसानी प्राप्त कर ली। ठीक है, और दूरियों के बारे में सही गणना करना संभव होने लगा। तब यह पता चला कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी 10,000 किलोमीटर है। इस खोज से मीटर की नई परिभाषा तय हुई। खेती की ज़मीन की नपाई करते समय आमतौर पर आरे और हेक्टेयर इकाइयों का उपयोग किया जाता है, मतलब अभी भी आरे और हेक्टेयर की इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं। 10 वर्ग मीटर को आरे कहते हैं। देखिए इसमें भी मीटर शामिल है, मीन्स आरे में भी मीटर शामिल है और हेक्टेयर में भी मीटर शामिल है, और 1000 वर्ग मीटर को हेक्टेयर कहते हैं। ठीक, कई लोग पुरानी प्रणाली को छोड़ना नहीं चाहते हैं और पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ साथ नाप जोख की दुनिया में भी बदलाव आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, और जो आजकल की नाप तौल की इकाइयाँ हैं ना, उन्होंने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। तो पूरे चैप्टर में मतलब माप तौल की जो इकाई है वो प्रारंभिक काल में क्या थी, यानी एंशिएंट टाइम में क्या थी, और अभी क्या है, पहले की जो मापन इकाइयाँ थी उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, और अभी की जो मापन इकाइयाँ हैं उनसे हमारा जीवन कितना ईजी हो गया है। इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और मैंने बोला था कि इस चैप्टर क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये कुछ भार की इकाइयां हैं तो उसको हम पढ़ लेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और उसके बाद से इसके शब्द अर्थ को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो भार के लिए देखिए 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, और 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन होता है। ठीक है, फिर लंबाई के लिए, भार मतलब वजन के लिए, लंबाई के लिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, आयतन के लिए 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये मापन की प्रणालियां हैं, और ये देखिए थोड़ा सा हम देख लेंगे कि पहले के ज़माने में जो भी मापन की इकाइयाँ होती थी उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। देखिए यहाँ पर कोई लड़का है जो कपड़े वाली दुकान पे कपड़ा ले रहा है, 3.5 हाथ कपड़ा चाहिए। इसने बोला ये 3 हाथ से भी कम है, मतलब उसने बोला लड़के ने, तुमने मुझे कम कपड़ा दिया। लड़का इसको जब रिटर्न करने आता है तो बोलता है कि मैंने आपसे 3.5 हाथ कपड़ा मांगा था और आपने मुझे 3 हाथ से भी कम कपड़ा दिया, तो आपने मुझे कम कपड़ा दिया है। तो दुकानदार शॉपकीपर क्या कहता है कि नहीं, पूरे 3.5 हाथ दिया था। यानी कि दुकानदार को लग रहा है कि उसने सही दिया है और लड़के को लगा कि उसने कम दिया है। तो ये है, मतलब ये फॉल्ट थी, पहले की जो मापन इकाइयाँ थी ये उसकी फॉल्ट थी। इस चीज़ को इस फिगर में दर्शाया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा शब्द अर्थ देख लेते हैं। प्रणालियाँ मीन्स विधियाँ होता है, एकरूपता मीन्स एक समानता, पनप मीन्स उत्पन्न, कमर पट्टा मीन्स बेल्ट जो होता है कमर में लगाया जाता है, छड़ मीन्स छड़ी, फला मीन्स अमुक, अमुक मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जिसको कहते हैं, मतलब जिसके बारे में हम जानते नहीं या फिर हम उसके बारे में गेस करके बताना चाहते हैं। ठीक है, धड़ल्ले से मीन्स सरलता से, विवाद मीन्स बहस, कारोबार मीन्स काम या धंधा, काम धंधा दोनों एक ही साथ बोल सकते हैं। गठित मीन्स बनाई, सहमति मीन्स एक मत होना, कृत्रिम मीन्स बनावटी, गणना मीन्स गिनना, गुंजाइश मीन्स संभावना। तो ये था हमारा चैप्टर और ये था इसका शब्दार्थ। आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप पढ़ने की कोशिश करिए। पूरा चैप्टर आपको ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, तो कुछ एक्सप्लेनेशन में भी उतना जैसे कहानी तो है नहीं, ये तो मतलब प्रणालियाँ कैसे विकसित हुई इसके बारे में बताया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चैप्टर ज़्यादा टफ है। तो आप इसका आप इसका एक्सप्लेनेशन 1-2 बार और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और
मैंने आपसे बोला था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो अगर नाप जोख की व्यवस्थित प्रणाली ना होती तो क्या होता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।